Hello friends, I hope you will busy in your study। अभी एग्ज़ामिनेशन का समय आने वाला है, इसलिए आप लोग अपने स्टडी में ज़रूर बिजी होंगे। अभी आप लोगों के सामने मैं एक रिकॉर्डेड चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक समरी रूप में, ताकि आप लोगों को इससे स्टडी में सहायता मिले। यह इंग्लिश हिंदी दोनों मिला जुला रिकॉर्डिंग होगा। इसमें फ़ोटोग्राफिक्स इसको इसलिए ध्यान में नहीं ला रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा डिक्लेरेशन का ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ प्रोविज़न को समझना है। जैसा कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में, इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि यह इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एक चैप्टर है। इसका एग्ज़ामिनेशन में खास के सीए इंटर में 8 मार्क्स के आसपास का वेटेड होता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। सीए फाइनल के लेवल में ऑब्जेक्टिव में इसका ज़्यादा पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता है। फिर भी अगर एवरेज मान ले तो 5 से 7 मार्क्स का वेट इसका होता है। और यह जनरल लोगों के लिए भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। भारत में तकरीबन वही 7 से 8% भारत सरकार का जो डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू है, वह हाउस प्रॉपर्टी इनकम से जो टैक्स लगता है उस पर भी उसी से आता है। आइए अब हम सीधा प्रोविज़न की ओर चलते हैं। इसमें आप लोग को बार बार 2-3 बार सुनने से ही आप लोगों का सारा क्लियरिटी दूर हो जाएगा और इसमें और कुछ देखने का ज़रूरत नहीं होगा। इसलिए बहुत सारा वीडियो जो ग्राफिक्स रूप में आते हैं, जो टेबुलर फॉर्म में आते हैं, उसको आप बुक से और कहीं से देख सकते हैं, लेकिन इसको रिकॉर्ड करने का एक ही पर्पस है कि ये जल्दी आपको समझ में आए। चलिए अब अपने विषय पर आते हैं। फर्स्ट है कि कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्या कंडीशन है जिस पर हम इनकम टैक्स चार्ज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू। प्रॉपर्टी में कोई भी बिल्डिंग, ज़मीन, उससे जुड़ा हुआ अहाता शामिल होता है। बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बट ऑल्सो द फैक्ट्री बिल्डिंग्स, ऑफिस, शॉप, गोडाउन एंड अदर कमर्शियल प्रेमिसेस। लैंड अपार्टमेंट मीन्स लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग लाइक गार्डन, गैरेज etc। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हाउस प्रॉपर्टी में ये सारा फैक्ट्री, बिल्डिंग और जो खाली ज़मीन भी गैराज के रूप में देते हैं, यह सब टैक्सेबल होता है। इट मे बी नोटेड दैट इनकम फ्रॉम लेटिंग हाउस ऑफ वैकेंट लैंड इज हाउएवर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एज द केस में बी। और दूसरा कंडीशन इसका है कि एसएसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसमें है कि इसमें जो समझने का है कि ऑनर इज द पर्सन हु इंटाइटल टू रिसीव इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इन हिज ऑन राइट। द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड इज नॉट वारंटेड। इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होल्डर नहीं होना चाहिए, वह केवल ऑथोराइज हो कि वह उसका जो किराया है वह लेने के लिए उसका हकदार है। थर्ड में है कि ऑनरशिप इंक्लूड बोथ फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड राइट। The assessee must be owner of the house property during the previous year. It is not material whether he is the owner of the assessment year। आप लोगों को प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मालूम होगा कि इसका क्या डिफिनेशन होता है, इसको आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन मैं शॉर्टकट बता देता हूँ एक एक लाइन में। प्रीवियस ईयर बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर को, और असेसमेंट ईयर बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जिस ईयर में हम उस पर टैक्स देते हैं, उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, यानी कर निर्धारण वर्ष। अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है कंपोजिट रेंट का। मीनिंग ऑफ कंपोजिट रेंट। द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी समटाइम्स रिसीव रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज लाइक एसेट सेज फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लिफ्ट, सिक्योरिटी, पावर बैकअप। ये मिला जुला रेंट को हम कंपोजिट रेंट बोलते हैं, जिसमें सब चीज़ का मिला जुला रेंट आता है। इसका टैक्सेशन का प्रोविज़न है कि जो बिल्डिंग का जो पार्ट होता है उसको हम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा पार्ट है उसको अदर सोर्सेस या बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम करेंगे। और इसका है दूसरा कि इसको स्प्लिट अप कैसे करेंगे। तो इसको स्प्लिट अप करने का भी
एक दूसरा फार्मूला होता है। अब एक और आगे का कॉन्सेप्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। इन केस ए रेजिडेंस इन इंडिया रेजिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इन केस ऑफ HUF और इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इट टैक्सेबल वेदर सच इनकम इज बॉट इनटू इंडिया और नॉट। जो भारत के बाहर जो प्रॉपर्टी है, कोई निवासी का जो भारत में साधारण निवासी है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उस पर टैक्सेबल होगा, भले ही वह भारत में लाया गया हो या नहीं लाया गया हो। दूसरा है कि इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंस और रेजिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। यह एक ध्यान देने का है, अगर भारत में वह प्राप्त हुआ है तभी भारत में आय होगा। अब आइए, अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देख लिया है। इस पार्ट से जो पूछा जाता है, इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा होता है। अब आगे आता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। आप जानते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के मामला में सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू, जो हमारा पूरे ग्रोस एनुअल वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद उसमें अगर कुछ टैक्स दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया है, उसको हम माइनस करते हैं और उसके बाद जो आता है वह नेट वैल्यू आता है। तो सबसे पहले हम लोग एनुअल वैल्यू, अनेक टाइप के हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू जो होता है ग्रोस एनुअल वैल्यू, अगर इसको कैलकुलेट करना हम लोग समझ लिए तो आगे का बिल्कुल साधारण प्रोविजन होता है, उसमें कोई समझने का ज़रूरत नहीं होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसा प्रॉपर्टी जो सालों भर हमारा किराए में लगा हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। पूरे पिछले साल में हमारा लगा हुआ है किराए में, उसके बारे में है। उसमें सबसे पहला है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो रिसीवेबल है या रिसीव्ड हुआ है, दोनों में जो ज़्यादा होगा वह हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और इस ग्रोस एनुअल वैल्यू, लेकिन इसके साथ एक सब्जेक्ट है कि स्टैंडर्ड रेंट। भारत में अनेक राज्यों में स्टैंडर्ड रेंट का भी प्रावधान है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर एक बिल्डिंग का जो म्यूनिसिपल वैल्यू 70,000 है और उसका फेयर रेंट 70,000 है, तो दोनों में जो ज़्यादा, तो दोनों एक ही फिगर है, तो इसलिए 70,000 इस कंडीशन में है। अगर यहाँ स्टैंडर्ड रेंट का प्रावधान अगर 60,000 का है तो 70,000 नहीं होगा, इसको 60,000 मान लिया जाएगा। लेकिन एक्चुअल रेंट अगर 64,000 रुपया मिलता है तो इस हालात में 64,000 मान लिया जाएगा कि इनका 64,000 किराया है। तो ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है कि वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। जब हम कोई किराए पर देते हैं कोई मकान को, अगर वह साल में कभी वो खाली है तो खाली के कारण जो स्थिति है, इसमें कंडीशन है कि जो हमारा वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड ओइंग टू वैकेंसी द एक्चुअल रेंट इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड रेंट, then the actual rent received or receivable will be the gross annual value of the property। दूसरा जो है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो अपना रहने का जो घर होता है उस पर हम लोगों का कोई इनकम नहीं देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम हम कितना घर हमारा नील होगा जिस पर इनकम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 2। अगर आपके पास 2 घर है और दोनों घर में आप रहते हैं तब आपको उस पर दोनों घर का इनकम काउंट नहीं होगा इनकम टैक्स के लिए। लेकिन 2 से ज़्यादा घर है तो 2 घर जिसको आप चाहते हैं रखना उसको छोड़ के बाकी जो घर है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा है उसके आगे कि वैसा हाउस प्रॉपर्टी जिसको आप स्टॉक इन ट्रेड में रखे हुए हैं, खास के प्रॉपर्टी डीलर लोग बहुत सारा प्रॉपर्टी को अपने स्टॉक में रखते हैं बेचने के लिए। तो इस परिस्थिति में जो रूल होता है कि आपने जब उसको रखा हुआ है या उसको बनाया है तो जिस साल में आपको उसका सर्टिफिकेट मिल गया है उसके 2 साल के बाद आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसका प्रोविज़न है कि दिस बेनिफिट वुड बी अवेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
जैसे बहुत जगह जो अथॉरिटी होता है, जैसे दिल्ली में डीडीए है और बहुत जगह और भी होगा, जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल गया है उसके 2 साल तक आप पर उस पर कोई रेंट नहीं देना होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, रेंट काउंट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आप पर रेंट काउंट होने लगेगा। उसके आगे का प्रोविज़न है कि ऐसा स्थिति में जब एक पोर्शन आप किराए पर लगाए हुए हैं एक ही घर में और दूसरा पोर्शन में आप खुद रह रहे हैं, तो इस स्थिति में इसको एक बिल्डिंग मानने का ज़रूरी नहीं है। इसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं एरिया के आधार पर, या कोई और एग्जाम्पल इसमें कोई और तरीका से कर सकते हैं, एरिया के आधार पर, बंटवारा के आधार पर, इस आधार पर हम लोग कर सकते हैं। आगे है कि ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो किराया होता है, जब हम घर लगाए होते किराए पर, तो हमको नहीं मिलता है। इस स्थिति में इसका हमको फ़ायदा मिल सकता है। द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल शुड नॉट बी इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ रेंट विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रियलाइज। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है जो रूल 4 में बताया गया है कि आपने घर खाली करवा लिया हो, जो डिफ़ॉल्ट है, जिसने डिफ़ॉल्ट किया है उसको वो आपके किसी और दूसरे मकान में नहीं रह रहा हो, और जो डिफ़ॉल्ट करने वाला जो किराएदार है उससे आपने मकान खाली करवा लिया हो और उसके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग आपने चलाया हुआ हो, तो वो एक इसका पार्ट है। उसके बाद आपका जो जितना किराया आपको नहीं मिला है उस पर टैक्स नहीं देना होगा। तो ये हमारा हो गया। अब जो हमारा ये पार्ट है, इस पार्ट में ग्रॉस एनुअल वैल्यू का यहाँ पर लाने के बाद इसमें हम लोग जो ये देते हैं, जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स देते हैं और भी कोई टैक्स देते हैं, ये जो टैक्स हमने पेड किया है पिछले साल में उसको माइनस करने के बाद जो हमारा पार्ट होता है वह नेट एनुअल वैल्यू हो जाता है। और नेट एनुअल वैल्यू में हम लोग 2 डिडक्शन हम लोगों को मिलता है, एक 30% ऑफ NAV नेट एनुअल वैल्यू और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 30%। जैसे मान लीजिए हमारा सारा ग्रोस एनुअल वैल्यू अगर 2 लाख है, 2 लाख में हमने 1 लाख टैक्स दिया और 1 लाख हमारा नेट एनुअल वैल्यू आया, तो 1 लाख में एक फ्लैट डिडक्शन होता है 30% का, 30,000 रुपया हमारा कम हो जाएगा, तो वो हमारा जो नेट उसके बाद 70,000 बचा। और उसमें हमारा इंटरेस्ट पर अगर हमने कुछ लिया है, इंटरेस्ट घर बनाने में, घर खरीदने में, तो इसका भी छूट मिलता है। तो ये जो डिडक्शन है वह कैसे होगा, जो हम किराए पर देने के लिए जो घर लेते हैं उसमें हमारा कितना भी लगा हुआ है इंटरेस्ट, टोटल का हमारा डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जिसमें हम खुद रह रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। इसमें पहला कंडीशन है कि अगर आपने लोन 1/4/1999 से पहले लिया है, लोन बोरोड बिफोर 1/4/99, उससे पहले आपने लिया है घर बनाने के लिए, खरीदने के लिए, रिपेयर करने के लिए, तो आपको मैक्सिमम 30,000 तक का इंटरेस्ट का छूट मिलेगा। दूसरा है कि अगर आपने 1/4/1999 के बाद लिया है घर बनाने के लिए, खरीदने के लिए, और आपने 5 साल में कंप्लीट कर लिया है घर बनाना, तो आपको 2 लाख तक का इंटरेस्ट जो है उसका छूट मिलेगा। अगर आपने रिपेयरिंग कराने के लिए लिया है तब आपको 1/4/1999 के बाद तो 30,000 तक का। लेकिन ये सब मिला के आपको किसी भी हालात में मैक्सिमम 2 लाख से ऊपर का छूट नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट के रूप में ये प्रोविज़न हम लोगों का काम करता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि इस हालात में जो हम लोगों का है कि कैसे हम लोग को टैक्सेशन किया जाता है। आगे हम लोगों का है, जैसे हम लोग पीछे देखा है कि जो हमारा किराया वसूल नहीं होता है उस पर हमको टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा वो किराया आगे चल के अगर कभी मिल जाता है, प्रोविजन फॉर एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली अंडर सेक्शन 25A, अगर हमको आगे चल के वह किराया मिल जाता है तो जिस साल में हमको वो किराया मिलेगा उस साल का वह इनकम होगा, उसमें भी हमको 30% का जो डिडक्शन है वो हमको मिल जाएगा। तो ये एक प्रोविज़न है। दूसरा है कि जो हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बिल्डिंग के अनेक को ऑनर होते हैं,
तो अगर वह लेट आउट है, अगर वह किराए पर दिया गया है, तो उसको हम एक यूनिट मान के उस पर हम टैक्सेशन करेंगे और टैक्स देने के बाद जो इनकम बचेगा उसको बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन अगर वह सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसका जो ग्रोस एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू ये नील होगा, और वो नील होने के बाद हम उस पर इंटरेस्ट का 2 लाख या 30,000 जैसा भी कंडीशन होगा उसको हम क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी अगर होगा तो कोई भी अमाउंट को हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोविज़न है डीम्ड ऑनरशिप का, माना गया ऑनरशिप। वास्तविक में वह ऑनर नहीं होता है कानूनी रूप से, लेकिन मान लिया जाता है, जिसमें पहला है ट्रांसफ़र टू स्पाउस। कोई पति पत्नी को या पत्नी पति को कोई ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसको नहीं माना जाता है, इसको डीम्ड ऑनरशिप माना जाता है। उसके बाद है माइनर चाइल्ड को अगर कोई दे देते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर माइनर चाइल्ड अगर डॉटर है उसको अगर आपने दिया है तो ये एक्सेप्शन है। होल्डर ऑफ एन इम्पार्शियल एस्टेट, इम्पार्शियल एस्टेट जो है उसको भी आपको एक ऑनर डीम्ड ऑनर माना जाता है। मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, शहरों में आजकल है कि बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाया जाता है कोऑपरेटिव बना के, उसमें जो यूनिट होल्डर होते हैं जो अपार्टमेंट के जिसको अलॉट किया जाता है वो भी डीम्ड ऑनर माने जाते हैं। पर्सन इन पोसेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी, ए पर्सन हु इज अलाउड और टेक ऑफ रिटेन द पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द नेचर रेफर्ड इन सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शैल बी डीम्ड ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। उसके आगे और अंतिम है कि पर्सन हैविंग राइट इन ए प्रॉपर्टी फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 ईयर, किसी आदमी के पास कोई ऐसा राइट प्रॉपर्टी है जो राइट है जो उसमें 12 साल तक रह सकता है, तो इस हालात में उसको भी उसका माना जाता है, उसका डीम्ड ऑनर माना जाता है। तो आशा है अभी जो हाउस प्रॉपर्टी का जो भी प्रोविज़न है इसमें कंप्लीट रूप से आ गया है। अगर आपको एक बार सुनने में अगर समझ में नहीं आए तो ज़रूर 2 बार 3 बार सुनने पर ये आपको समझ में आ जाएगा। आशा है ये आपको एग्जामिनेशन पर्पज़ से अच्छा होगा। अगर आपको ठीक लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कुछ और इसमें क्लियरिटी चाहिए और किसी अन्य टॉपिक पर भी आपको वीडियो अगर चाहिए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।